हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरोजनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज में। जैसा कि आपको याद है कि ग्रेविटी की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, उसमें हम आप लोगों को वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहे थे जो ग्रेविटी वाले टॉपिक से रिलेटेड है, जो नॉर्मली कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही सही, बाकी वो अभी 9th क्लास के सिलेबस में भी है। तो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, अब चलते अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना है। यानी पृथ्वी पर जितनी ग्रेविटी होती है उसके कंपैरिजन में जो चंद्रमा है उस पर 1/6 ही रह जाती है, कम रहती है। अब अपन को ये दे रखा है कि एक 10 किलोग्राम की वस्तु का द्रव्यमान तथा पृथ्वी पर वस्तु का चंद्रमा तथा पृथ्वी पर भार क्या होगा। यानी एक वस्तु हमें दे रखी है जिसका मास हमें दे रखा है 10 किलोग्राम। क्या दे रखा है अपन को? मास। तो मास को लिख लेंगे एम से। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इक्वल टू जाएगा 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम आपको दे रखा है और हमसे ये पूछा है कि चंद्रमा पर इस वाली वस्तु का भार क्या होगा और पृथ्वी पर कितना होगा। तो सबसे पहले अपन बात करें ग्रेविटी की। तो देखो जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 या 10 होती है। आप अपने हिसाब से जो भी रख सकते हैं, चाहे तो हमें 10 रख दे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपन को क्या निकालना है? वस्तु का भार निकालना है पहले तो, एक तो चंद्रमा पर और एक पृथ्वी पर। तो देखो अपन पहले पृथ्वी पर निकाल लें, और पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पे 1/6 होता है, तो उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका चंद्रमा पर भार भी आ जाएगा। तो अपन पहले निकालेंगे यहाँ पर वस्तु का चंद्रमा पृथ्वी पर निकालेंगे। पहले पृथ्वी पर भार W। देखो E लिख देते हैं हम यहाँ पर, इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं यहाँ पर भार लिख रहे हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ। क्या हो जाएगा? W इक्वल टू mg। देखो आपको पता है F इक्वल टू mg होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स होता है वही एक प्रकार का वेट होता है, इसीलिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। तो देखो यहाँ पर अर्थ के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ अपन चाहे तो E लिख सकते हैं फॉर अर्थ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसलिए W E इक्वल टू m की वैल्यू आपको 10 दे रखी है और g की वैल्यू भी हमें 10 दे रखी है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 100 न्यूटन। तो हमारा एक आंसर तो ये आ गया आंसर। तो चंद्रमा पर भी निकालने अपन को। तो देखो इसके लिए स्टेटमेंट यूज करेंगे अपन कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी के कंपैरिजन में 1/6 है। तो क्योंकि बल ही एक प्रकार का भार या वेट होता है, इसीलिए अपन यहाँ निकालेंगे चंद्रमा पर वस्तु का भार, देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून। तो क्या हो जाएगा? देखो ये जो चंद्रमा पर वेट आएगा वो पृथ्वी की कंपैरिजन में 1/6 होता है। ये अपन को फर्स्ट लाइन में यहां पर दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? देखो WM इक्वल टू 1/6 इंटू W भी अपन ने कितना निकाला? 100 न्यूटन। 100। तो आप इसे डिवाइड करेंगे, देखो 2 की टेबल से काटेंगे, कटेगा 3 टाइम, ये 2 की टेबल से जाएगा 50 टाइम, यहाँ अपने पास आएगा 50/6। तो अपन इसे और भी आगे सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3 1 जा 3, फिर बचेगा 2, तो 6 से आएगा, तो आप करेंगे 7 न्यूटन। आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। यानी देखो हमने क्या किया, एक बार रिपीट करते हैं। हमें ये कहा है कि चंद्रमा पर जो
गुरुत्वीय बल होता है वो पृथ्वी की कंपैरिजन में 1/6 होता है। अब हमें ये बताया गया है कि एक 10 किलोग्राम मास की कोई वस्तु है जिसका वेट कितना होगा मून पर और अर्थ पर। तो देखो आप जानते हैं कि डब्ल्यू यानी जो वेट होता है वो नॉर्मली ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल सी होता है, तो इसीलिए F इक्वल टू एम जी लग जाएगा। तो F की जगह आपने W लिख दिया, तो यहाँ पर W इक्वल टू एम जी। अब M वैल्यू आपको 10 दे रखी है और अर्थ के लिए ग्रेविटी की वैल्यू सॉरी स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, या तो 9.8 रख दो या आप 10 रख देंगे। तो आपने 10 रख दिया, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपके 100 हो जाएगा, 100 न्यूटन। अब हमसे बाद में पूछा है कि चंद्रमा पर कितना होगा, तो चंद्रमा पर अपन को देखो ऊपर लाइन दे रखी है कि चंद्रमा पर पृथ्वी के कंपेरिजन में 1/6 रहता है। तो यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एम इक्वल टू 1/6 डब्ल्यू ई। तो यहाँ पर आपने डब्ल्यू ई की जगह रख दिया 100, जो कि अपन ने यहाँ पर अभी निकाला था। ये 2 की टेबल से 3 टाइम कट जाएगा, ये 2 की टेबल से 50 टाइम कट जाएगा। तो 50/3 आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16.67 न्यूटन। तो इसे लिखे आप, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यानी एक बॉल है उसे नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ज्ञात कीजिए, देखो ज्ञात करना है, एक तो इसमें मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, एक तो ज्ञात करना है अधिकतम ऊंचाई जहां वस्तु पहुंचती है, यानी एक तो हमें निकालना है जहां पर वस्तु पहुंचती है वो मैक्सिमम हाइट आपको बतानी है, और सेकंड आपको बताना है वापस लौटने में लिया गया समय, यानी जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी गई वापस नीचे आ गई तो उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है। तो वापस आने में लगा समय, यानी देखो वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो स्टार्टिंग में जो वेग दे रखा है आपको, स्टार्टिंग वेग वो देखो आपको कितना दे रखा है 49। यानी हमें सॉल्यूशन करें अपन इसका, तो एक तो अपन को u दे रखा है, u इक्वल टू कितना दे रखा है 49 मीटर पर सेकेंड, 49 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में ग्रेविटी जी आपको दे नहीं रखा, लेकिन जी आपको पता है ऑलरेडी 9.8, या आप चाहे तो 10 भी रख सकते हैं, या आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको जो भी इजी कंफर्टेबल लगे आप रख लिया करो। देखो यहाँ पर मैंने 9.8 इसलिए लिखा है क्योंकि 49 का जस्ट डबल होता है 98, तो इसलिए हमने 9.8 रख दिया। उसके बाद वस्तु मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंच गई। देखो आपको याद है कि जब वस्तु मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी तो वहां कुछ पल के लिए वो रुकेगी, इसीलिए उसका जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। अब हम फर्स्ट की बात करें, हमें निकालनी अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए हम यहाँ पर गति के समीकरण को यूज करेंगे। तो देखो आपको याद है जो गति का सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का सेकंड समीकरण, क्या होता है देखो S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। नहीं इसमें टी नहीं दे रखा तो आप ऐसा थर्ड वाला लगा लो, थर्ड से हो जाएगा क्योंकि इसमें ए नहीं दे रखा तो ये नहीं लगेगा, अपन यहाँ पर थर्ड वाला लगा लेते हैं। देखो थर्ड वाला इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। अब s की जगह आप चाहे तो यहाँ पर h लगा लें। अब देखो यहाँ पर वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो वस्तु को जब अपोजिट ग्रेविटी के अपोजिट फेंका जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या लगेगा माइनस, ठीक है। यानी देखो हमें h निकालना है,
फर्स्ट वाले और थर्ड सेकंड वाला जो इक्वेशन आता है उसमें दोनों में टी आता है, लेकिन टी तो आपको ऑलरेडी फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसा तो कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते जिसमें ऑलरेडी टी है। अब यहाँ पर अपन के पास थर्ड वाला इक्वेशन बचता है, केवल वही एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें टी नहीं आता, क्योंकि टी अपन को दे नहीं रखा। तो अपन ने थर्ड वाला इक्वेशन कहा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, लेकिन क्योंकि जो वस्तु है उसको ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, इसलिए जी किसमें आएगा माइनस में, तो हमने लगा दिया यहाँ पर माइनस। अब देखो हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। v तो आपको 0 दे रखा ही है, यू स्क्वायर देखो u यानी 49 का स्क्वायर, ये 49 का स्क्वायर माइनस 2g आप अपन ने लिखा यहाँ पे 9.8 और h अपन हमें फाइंड आउट करना है, तो h तो फाइंड आउट करना ही। अब देखो हम क्या करेंगे, ये माइनस वाला जो पूरा पद है इसे आगे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखो 2 इंटू 9.8 h इक्वल टू 49 स्क्वायर है, हम इसको एक दो बार लिख सकते हैं, बाकी बाद में इसको सोल्व कर लेंगे। 49 का होल स्क्वायर था तो हमने इसको क्या लिख दिया 49 स्क्वायर 49 हो गया यहाँ पर। अब देखो अपन इसको इधर लेके चल जाते हैं क्योंकि एच अपन को निकालना है, तो देखो इसका पक्षांतरण करेंगे 49 इंटू 49 अपॉन ये नीचे आएगा तो देखो 2 इंटू 9.8, अभी इसका पॉइंट अपन हटा देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 10, ये पॉइंट हटा दिया हमने तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब देखो इसे आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो 49 की टेबल से 98 कटेगा 2 टाइम्स और 2 की टेबल से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा देखो h इक्वल टू यहां तो बच गया 49 इंटू ये 10 कट गया 5 टाइम इंटू 5 अपॉन 2 बच गया बस यहाँ पे। तो देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप 9 5 जा 45 45 क्या जाएंगे 5 और ये आ जाएगा 4, फिर 4 5 जा 20 20 और 4 हो जाएगा 24 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एक सेकेंड यहाँ पर 49 आएगा, ये रह गया यहाँ पे 49 आएगा, ये इस वाले 2 से कटेगा, यहाँ पे आएगा ये एक सेकेंड, हाँ सही है, एक मिनट इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में, एक सेकेंड इसको दोबारा से करते हैं। देखो यहाँ पर ये था अपने पास 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8 ये हो गया। अब यहाँ पे इसका पॉइंट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 10, तो इसका ये पॉइंट हट गया यहाँ पे, ठीक है। 49 की टेबल से कट जाएगा 2 टाइम और इससे कट जाएगा 5 टाइम। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा h इक्वल टू 49 इंटू 5 अपॉन 2, इसे मल्टीप्लाई करो आप, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 ज्यादा 45 क्या आ जाएंगे 5 यहाँ पर और ये जाएगा 24। अब इसे अपन करेंगे 2 से डिवाइड, तो देखो ये हो जाएगा h इक्वल टू 1 2 फिर ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर, यानी देखो आपका फर्स्ट वाला आंसर आ गया। यानी हमने देखो क्या करा, हमें ये कह रखा था कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसे 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया, उसके बाद टोटल हाइट ज्ञात करनी थी और टाइम टेकिंग जितना भी टाइम लगा वो हमें निकालना था। तो हमने क्या करा, एक गति का जो थर्ड वाला समीकरण है वो लगाया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है इसीलिए g किस में आएगा माइनस में, तो आपने यहाँ पर ये माइनस पुट कर दिया। अब हमने यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दी क्योंकि यहाँ पर u तो आपको 49 दे रखा था, g आपको पता ही 9.8 होता है और v यहाँ पर 0 जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि जब वस्तु को आप नीचे से ऊपर फेंकोगे तो वो पल भर के लिए वहां रुकेगी, उसके बाद नीचे आएगी। तो आपको मैक्सिमम हाइट दे पूछिए, तो उस वाली हाइट पर जाकर जो वस्तु होगी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 जाएगी, इसीलिए भी हमने यहाँ पे क्या ले लिया 0 ले लिया। सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको कैलकुलेट कर लिया और हमारा आंसर एक तो आ गया यहाँ पर 122.5 मीटर। अभी चलिए क्वेश्चन सेकेंड की तरफ इसका। तो देखो क्वेश्चन सेकेंड आपसे पूछा है वापस आने में लगा समय, तो समय निकालना है आपको, तो आप यहाँ लगाइए गति का फर्स्ट समीकरण, चूंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का पहला समीकरण लगाएंगे। क्या होता है गति का पहला समीकरण? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए की जगह जी टी, ये इक्वेशन होती है। अब देखो इसमें v तो जीरो था ही सही हमारे पास, u हमें दे रखा था यहाँ पे देखो 49, जी माइनस में लेना था तो यहाँ माइनस में लगा दो आप, और ये हो जाएगा माइनस का 9.8 अपॉन टी। अब हम इसको आगे लाएंगे इधर, तो माइनस का आगे आएगा तो किस में जाएगा? प्लस में, और ये हो जाएगा 49, इसको उधर लेके जाएंगे तो t इक्वल टू जाएगा 49 अपॉन 9.8, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इधर लग जाएगा 10, इसको इससे काट देंगे 2 टाइम और ये इससे कट जाएगा 5 टाइम, यानी आपके t आ जाएगा 5 सेकेंड। यानी देखो ये जाने में उसको 5 सेकंड लगेंगे, तो टोटल टाइम पूछा है आपसे, तो जाने में भी 5 सेकंड लगेंगे और आने में भी 5 सेकंड लगेंगे। तो वस्तु को वापस पृथ्वी पर, या पृथ्वी की सतह पर लिख लो, पृथ्वी की सतह पर लौटने में लगा कुल समय क्या हो जाएगा? देखो जाने में लगेंगे 5 सेकेंड और आने में लगेंगे 5 सेकेंड, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 10 सेकेंड। फाइन, आगे आपको समझ में, देखो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें ये कहा है कि वापस आने में, यानी उसको टोटल टाइम पूछा है, जाने और आने में कुल जो टाइम लग रहा है वो। तो देखो आपने इक्वेशन लगाई फर्स्ट वाली v इक्वल टू यू प्लस जी टी, लेकिन क्योंकि g ग्रेविटी अगेंस्ट होने की वजह से माइनस में रखा है तो इसके आगे हमने बीच में माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद v आपको 0 दे रखा, तो देखो यहाँ पर इधर पहले सारे वैल्यू जो है वो हमने मेंशन कर रखी है, और u जो है हमें 49 दे रखा है, g 9.8 हमने रखा है। तो यहाँ पर हमने इस सब की वैल्यू पुट कर दी, ये माइनस वाले पद को हम आगे लेकर आ गए क्योंकि t हमें निकालना था, तो ये आगे आ गया। फिर ये उधर चल जाएगा, इनटू में है तो डिवाइड में, 49 की टेबल से 98 कट जाएगा 2 टाइम, और 2 की टेबल से 10 कट जाएगा 5 टाइम, तो ये जाने में लगा जो समय है वो आया t। लेकिन हमें जाकर वापस आने का पूछा था, तो हमने क्या करता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार प्लस कर दो, बात एक ही होती है। 5 + 5 करें या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। आप इसको लिखिए, प्रैक्टिस करें, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 19.6 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा गया, यानी 19.6 मीटर ऊंची कोई मीनार की चोटी है, यानी उसके जो पीक है वहां से वस्तु को या एक पत्थर को नीचे छोड़ा गया है। पृथ्वी पर आने से पहले उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए, यानी उसको लास्ट में वो जिस स्पीड से नीचे आएगी वो आपको निकालना है, यानी v तो आपको निकालना ही है, अंतिम वेग हमेशा v होता है, तो अंतिम वेग हमें पूछा है। अब वस्तु को जब छोड़ा गया होगा उसके पहले तो वो स्टेशनरी थी, और स्टार्टिंग में अगर वस्तु रुकी हुई है तो उसका वेग हम हमेशा क्या लेते हैं, यानी नॉर्मली इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 ही ली जाती है जब वस्तु बाद में मोशन में आए, क्योंकि स्टार्टिंग की वेलोसिटी अगर वस्तु गति नहीं करती तो ऑलवेज 0 होती है। उसके बाद देखो ये आपको दे रखी है मीनार की ऊंचाई h इक्वल टू 19.6 मीटर, ये मीनार की टोटल हाइट है, और यहाँ से किसी पत्थर को छोड़ा गया है जिसका स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है वो 0 है और अंतिम वेग अपन को निकालना है। तो देखो जी तो आप जानते ही हैं, जी का वैल्यू 9.8 या आप 10 जो भी आप चाहे रख सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ पर 9.8 इसलिए लिया है क्योंकि 9.8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19.6 आ जाएगा, इसलिए इसका जो कैलकुलेशन है वो इस वैल्यू से इजी हो जाएगा। देखो अब हम यहाँ पर लगाएंगे गति का थर्ड समीकरण, तो देखो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, देखो यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। आप देखें यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर ले, वी स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, यू स्क्वायर 0 है प्लस 2, जी हमारे पास है 9.8 और एच दे रखा है 19.6।
तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू, तो जीरो है सही। अब देखो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो जाएगा 19.6 इंटू ये भी 19.6, यानी देखो 98 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 19.6 आया और ये भी 19.6। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर है, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट। तो जो इन दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर का जो रूट निकालेंगे वो कितना जाएगा 9.6 मीटर पर सेकेंड आंसर। चलिए एक बार और इसको समझते हैं। हमने जो किया है, हमें दे रखा है कि 19.6 मीटर मीनार की कोई चोटी है जहां से एक पत्थर को नीचे फेंका गया है, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो देखो अंतिम वेग तो v से डिनोट करते हैं हम, लेकिन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो यहाँ पर जीरो ली है। हमने जीरो क्यों ली, क्योंकि वस्तु को नीचे फेंकने से पहले वो स्टेशनरी पोजिशन में रहती है और ऐसी कंडीशन में वस्तु का जो वेग है वो क्या माना जाता है, जीरो। और एच अपन को दे ही रखा है, v हमें निकालना ही है, g की वैल्यू आप जानते ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप चाहे तो 10 या 9.8 दोनों में से कोई सा भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है इसलिए हमने 9.8 रख दिया। फिर हमने गति का जो थर्ड वाला मोशन है वो सॉरी इक्वेशन है वो लगाया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखो यहाँ पर हमने g माइनस में नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में नीचे से ऊपर फेंक रहे थे ग्रेविटी के अगेंस्ट, इसलिए जी को माइनस में लिया था। तो यहाँ पर इक्वेशन माइनस में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है और पत्थर भी नीचे की तरफ ही फेंका जा रहा है। बस बाकी हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। इस इधर स्क्वायर था, स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, और रूट के अंदर क्योंकि देखो ये 2 बार लिखी हुई है सेम, तो हम एक उसको बाहर निकाल लेंगे, या फिर वर्गमूल करने का पैटर्न आपको आता ही होगा, वैसे आप इसको निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड आंसर। चलो इसे लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, यानी हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u इक्वल टू, तो u कितना हो जाएगा, u इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की ओर फेंका गया है, तो देखो ऊपर की ओर फेंका गया है तो यहाँ पर अपन को g 10 लेने के लिए बोल रखा है, क्वेश्चन में ही आपको बोल दिया कि 10 आप सॉरी जी आप 10 लें। तो अब अपने आप को यहाँ पर 9.8 नहीं ले सकते, क्योंकि देखो जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले जब तक तो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई सा भी आप लो जो आपको कैलकुलेशन में इजी लगे, बाउंडेशन नहीं होती। पर यहाँ पर क्वेश्चन वाले खुद ने आपको बोला कि जी 10 लेते हुए अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो, यानी हमें एच निकालना है। और देखो वस्तु मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तब उसकी वेलोसिटी कितने जाएगी, 0। यानी देखो मैं एक बार आपको दोबारा समझा देती हूँ कि यहाँ पर आपसे क्या कहा, क्या पूछा है, क्या बताएगा। हमसे कहा है कि पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया है 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी उसका जो स्टार्टिंग का वेग है u वो आपको कितना दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर जी हमें 10 लेना है, तो जी हमने लिख लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हुए अधिकतम ऊंचाई यानी एच हमें निकालना है, और यहाँ पर ये अब हमें दे रखा है। तो देखो आपको याद है इस वाले में कहीं पर भी टी नहीं आ रहा है, और बिना टी वाला केवल एक ही फॉर्मूला होता है जो है गति का थर्ड वाला समीकरण। तो आप थर्ड वाला इक्वेशन यहाँ पर यूज करके और यहाँ पर निकाल लेंगे आप एच। तो देखो आप जानते हैं चूंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। आप देखो यहाँ वापस -2 आएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ लिखा है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यानी वस्तु को ऊपर की तरफ ऑनवर्ड फेंका गया है, और जब वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस पर ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगता है, इसीलिए जी हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें और कैलकुलेट करेंगे। देखो v हमें 0 दे ही रखा है इक्वल टू यू स्क्वायर, यू हमें 40 दे रखा है, तो आप 40 इंटू 40 भी यहाँ लिख सकते हैं, या चाहो तो 40 का स्क्वायर लिख दो, -2 इंटू जी 10 है, और एच हमें निकालना ही है। अब देखो माइनस वाले को इधर लाएंगे तो पूरा प्लस में जाएगा, 2 इंटू 20h इक्वल टू ये 40 इंटू 40। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 40 इंटू 40 अपॉन ये इंटू वाला नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 की टेबल से 40 कट जाएगा 20 टाइम,
और 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, h इक्वल टू 40 मीटर, h इक्वल टू 40 मीटर। अब देखो उसके बाद आगे एक तो आपको बताना है नेट विस्थापन। नेट विस्थापन देखो, वस्तु वापस वो नीचे जा ऊपर जाके नीचे आ रही है, तो यहाँ पर टोटल विस्थापन कितना होगा ये अपन से पूछा है, और कुल दूरी। तो देखो टोटल जो डिस्टेंस आएगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो देखो टोटल डिस्टेंस तो क्या आएगी भाई, देखो यहां से वस्तु को फेंका गया, मान लो यहां तक आई, तो वो कितनी आई 40। तो आप ये देखो कि 40 वो ऊपर गई और 40 वापस नीचे आई, तो उसकी टोटल डिस्टेंस 40 तो ऊपर जाने में और 40 नीचे आने में, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 40 यानी कितना हो जाएगा 80 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी आ जाएगी 80 मीटर। और अगर बात करें नेट विस्थापन यानी नेट डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, तो विस्थापन कितना आएगा, वस्तु ऊपर गई और नीचे आ गई, यानी उसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट सेम ही है, और जब वस्तु का फर्स्ट और लास्ट पॉइंट सेम होता है तो वस्तु का जो विस्थापन आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, वो क्या होता है 0। तो ये तो जाएगी कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, और ये जाएगा नेट विस्थापन 0 मीटर। देखो हमें क्या दे रखा था, u g तो दे रखा था, h हमें निकालना था, और v क्योंकि वस्तु ऊपर जाकर रुकेगी इसलिए v क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने गति का थर्ड वाला समीकरण लगाया, जो कि होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन यहाँ पर g हमें माइनस में लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वस्तु ग्रेविटी के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर हमने माइनस पुट कर दिया। उसके बाद में ये देखो आपने सबकी वैल्यू रख दी, v 0 था, ये 40 था, तो 40 का स्क्वायर कर दिया, ये 2g 10 दे रखा है, h अपन को निकालना है। माइनस वाला पद आगे की तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये हो गया, और ये यहाँ पर ऐसा कैसा सेम रह जाएगा। अब इस वाले दोनों पदों को अपन उधर लेके जाएंगे तो ये इंटू में, तो उधर जाएंगे ये डिवाइड में। तो ये देखो आप 2 की टेबल से 40 तो कट जाएगा 20, और ये 20 की टेबल से 20 कट गया, तो बच गया केवल 40। तो एच कितना आ गया 40, यानी जो वस्तु फेंकी गई वो मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाएगी 40। अब आपसे पूछिए तो टोटल डिस्टेंस, और एक आपसे पूछा है विस्थापन। तो देखो 40 मीटर वो गई है, 40 वापस आई है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 40 प्लस 40 इक्वल टू 80 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करें तो आपको पता है कि जब वस्तु का फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है। तो चलो लिखो इसको, उसके बाद हम नेक्स्ट और इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाकी के क्वेश्चन तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में करा ही दिए थे, 17 से लेकर हाँ ये 22 तक तो हो गया, इसको लिख लो आप लोग, उसके बाद नेक्स्ट वाला करेंगे हम। चलिए आप इसे लिखो, 16 वाला क्वेश्चन करते हैं इतनी देर में, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। बाकी 22 तक की क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में हो चुके हैं, तो आप वहां से उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लें। आप इसको लिखो, इतने में इसमें क्वेश्चन लिख देते हैं ऊपर। 16 वाला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। एक मिनट आप इस क्वेश्चन में एक चीज सही कर लेना, ये हमने देखो यहाँ पे 10 की जगह गलती से 20 लिख दिया था, जी की वैल्यू 10 होती है पर ये 20 पुट कर दिया था, तो इसे एक बार आप 10 कर ले ताकि गलत नहीं हो। ये यहाँ 10 आ जाएगा, ये इसे कटेगा 2 टाइम, तो 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 यानी ये 80 मीटर आएगा। फिर यहाँ पर आप 80 प्लस 80 करेंगे, 80 प्लस 80, तो ये हमारा हो जाएगा 160 मीटर। बाकी ये सही, एक बार दोबारा से करेक्ट कर लेना इसको। चलिए देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 वाला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। जबकि आपको दिया है, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, सूर्य का द्रव्यमान दे रखा है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, तथा दोनों के बीच की दूरी औसत दूरी इक्वल टू, इधर देखिए आपको 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है। चलिए देखते हैं। देखो अपन को दे रखा है दोनों के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो तो हमें निकालना ही है, और हमें इन दोनों का मास और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। मास ऑफ अर्थ ME लिख देते हैं। मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है 6.10⁻24 किलोग्राम। सन का मास दे रखा है आपको, मास ऑफ सन कितना दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, और दोनों के बीच की डिस्टेंस D इक्वल टू आपको दे रखी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एक सेकेंड, मीटर में दे रखा है, हाँ मीटर में दे रखा है, ठीक है। अब हमें पूछा है F, तो F से पहले आप G लिख ले। G की वैल्यू होती है 6.67, क्योंकि F वाले फॉर्मूले में आपके काम आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए सारी वैल्यू ये तो आपको याद है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है हमेशा। वैसे तो यहाँ पर तो सभी की वैल्यू फिक्स है, क्योंकि देखो पृथ्वी का जो मास है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, वो भी हमेशा यही रहता है, सूर्य का द्रव्यमान भी यही रहता है, और दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो भी यही रहती है। तो यहाँ पर तो वैसे भी सारी वैल्यू फिक्स ही, फिर भी क्वेश्चन में अपन को दे रखी तो अपन ने रख लिया उस हिसाब से। तो देखो आप जानते हैं चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू G M1, तो M1 की जगह ME लिख दो, M2 की जगह MS अपॉन D स्क्वायर, ये होता है। तो अपन इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसलिए F इक्वल टू देखो G की जगह से लिख देंगे हम 6.67 इंटू 10⁻−11, ये हमने लिख दिया G। अब हम लिखेंगे ME देखो 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24, और MS यानी सन का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 2 इंटू 10⁻30 अपॉन D स्क्वायर, ये रहा D यहाँ पर 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11, ये मैंने डायरेक्टली इसको 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, थोड़ा थोड़ा सोल्व हो गया ये। अब देखो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ से पॉइंट हटा देंगे और यहाँ का पॉइंट हटा देंगे, दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ इंटू में लग जाएगा आपके 100 लग जाएगा, ठीक। अब देखो आप ये 3 की टेबल से कटेगा 2 टाइम, और ये 3 की टेबल से कटेगा 5 टाइम। अब आगे जो बचा हुआ है उसको लिख लो, आप एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तो आगे तो बचा है 6.67 इंटू यहाँ बच रहा है 2, यहाँ बच रहा है 2, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर, देखो माइनस का 11 तो यहाँ पर है, प्लस का 24 यहाँ पर है, और प्लस का 30 यहाँ पर है। और अगर इसकी बात करें तो देखो ये दोनों 100 का होता है 10 की पावर 2, तो 2 यहाँ पर है। अब देखो नीचे
नीचे क्या बचा, यहाँ पे तो बच रहा है 5 और यहाँ बच रहा है 15, तो 5 को 15 से करिए तो 75 इंटू 10 की पावर देखो 11 और 11 हो जाएगी 22। अब देखो आप ही सोल्व करेंगे 6.67 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 6.67 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28 का 8 आ जाएगा यहाँ पे 2, 24 6 7 24 5 6 और ये 6, ये आ जाएगा 2668, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट अपॉन 75 इंटू 10 की पावर। देखो आप ये सोल्व करो 10 की पावर को, 10 की पावर को सोल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 4 और 2 6, जाएगा 5 6 7 76, माइनस का 11, इसमें से 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे 65 माइनस ये नीचे का ऊपर लाएंगे तो जाएगा 22, इसमें से 22 भी माइनस कर दो तो हो जाएगा 3 और 3 33। एक सेकंड में 24 हो गया 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 26.68 अपॉन 75 इंटू 10 की पावर, ये बच जाएगा यहाँ पे 33। आप इसे सोल्व करेंगे आगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके, कैलकुलेट का आप इसको करना, मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ यहाँ पर, कैलकुलेट करना है बट 3.56 इंटू 10 की पावर 22, यहाँ पर 10 की पावर में से 10 इधर आ जाएगा तो जाएगा F इक्वल टू, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमने क्या करा, हमने बस इसमें क्या करा, ये जो वैल्यू दे रखी है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r d स्क्वायर होता है, इसमें बस सबकी वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट कर लिया और ये आ गया हमारा आंसर। तो देखो एक बार अपन देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, अपने कुछ छोड़ा तो नहीं। यहाँ पर ये 6.67 इंटू ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की टेबल्स को काटा आपने, ये 2 बच गया यहाँ पे, और ये 10 की पावर सोल्व कर ली, इसे नीचे 15 5 या 75 हो गया और ये 10 की पावर आपने सोल्व कर ली। ठीक है, ये हो गया, आप इसको कर लें एक बार, एक मिनट, ये सर 10 की पावर अपन यहाँ पे गलत सोल्व कर दी, 24 और 30 प्लस 2, ये था 6, 56 था यहाँ पे, ये 56 था यहाँ, 56 में से माइनस करेंगे 22 तो बचेगा 56 में से पहले तो ये माइनस करेंगे 11 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके 5 और 4, ये 45 बचेगा यहाँ, 45 और 45 में से आप 22 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके 23 है, तो इसमें एक 10 इधर ले रखा है और इसीलिए यहाँ पर 22 आ रही है 10 की पावर। ठीक है, चलो हो गया, ये आंसर आ जाएगा आपका, कर लो आप इसे, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना और इसके से रिलेटेड आपके जो बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे थे, आप उन्हें भी करें ताकि आपका जो बेस है वो थोड़ा अच्छा होगा, आप जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में क्या है कि वैल्यू पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर छोटे से सवाल में ही कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, तो आपको जो मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह है वो सब अच्छे से आने चाहिए। चलो कर लो आप इसको, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।